1971 में मशरकी पाकिस्तान जुदा होने के बाद पाकिस्तान का जोग्राफिया, आबादी और कौमी पार्लियामान के अरकान की तादाद 50% से भी कम रह गई। तो फिर 1970 में हुए इंतखाबात भी खुद ब खुद कलअदम हो जाने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद बाकी रह गए पाकिस्तान में वो सब कुछ किया गया जो गैर जमहूरी और गैर मुनसिफाना अमल था। इसी की बुनियाद पर आज तक एक आमराना और बोसीदा निज़ाम पाकिस्तान पर मुसल्लत है। पाकिस्तान बचाना है तो सब कुछ बदलना होगा। आज मेरा ये धमाका खेज तज्जिया पाकिस्तान में हक़ाइक़ की बुनियाद पर जारी जो एक बोसीदा निज़ाम है, एक करप्ट निज़ाम है, उस पर है। और मैं आज से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि मेरा ये जो तज़िया है और जो हकीकत है पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा है, उसको आप गौर से सुनेंगे पूरी इस वीडियो को और इसको आगे बढ़ाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जब भी वीडियो करता हूँ तो मेरे पीछे उस वीडियो को करने का एक मकसद होता है और मैं चाहता हूँ कि जितनी मुझ में नॉलेज है, जो भी मैं चीज़ें जमा करके और उस पर कुछ रिसर्च करके आप तक पहुँचाता हूँ, उस पर मैं टाइम लगाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो मुझे फॉलो करते हैं वो पूरी वीडियो देखा करें। यकीनन उससे आप कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ गलत नज़र आती है तो मुझे कमेंट्स करें, मुझ पर बताएं, आप मेरी तस्हीह करें। और अगर मेरी चीज़ सही नज़र आती है तो आप पे मैं समझता हूँ अखलाकी फ़र्ज़ है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आज का जो ये तज़िया है ये एक धमाका खेज तज़िया है। मेरा नहीं ख्याल, मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि इससे पहले किसी तज़िया कार ने, किसी एंकर ने या किसी तसनीफ़ निगार ने अपनी राइटिंग में इस तरह की बात की होगी जो मैं आज करने जा रहा हूँ। लेकिन ये एक हकीकत है और इसको आप रेफरेंसेस इसके दिए दूंगा मैं आपको, आप चेक कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान में हमारे साथ पिछले 50 साल से हो क्या रहा है मैं ये आपको बताऊंगा। आगे आप मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दूंगा। तो उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपको बड़ी भी लगे तो पूरी देखिएगा, क्योंकि इसका एक मकसद है। तो सिलसिला यूं है कि 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। उसके बाद पाकिस्तान का जोग्राफिया, पाकिस्तान की आबादी और कौमी पार्लियामान जो इलेक्शन होकर 1970 में आई थी उसकी तादाद 50% से भी कम रह गई, जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। और फिर 1970 में हुए इंतखाबात भी खुद ब खुद कलअदम हो जाने चाहिए थे, जिसको मैं आगे अभी तस्दीक में पेश करता हूँ। मगर इसके बाद मगरबी पाकिस्तान में वजूद में आने वाली पार्लियामान और उसके तहत बनने वाला आइन सब गैर आइनी इक़दाम था, जिसकी बुनियाद पर आज तक एक आमराना और बोसीदा निज़ाम पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहा है। पाकिस्तान शफाफ और नए निज़ाम के बगैर अब मज़ीद नहीं चल सकता। यही मेरी बातचीत का आज मौजू है। सामईन, जब 1970 में इलेक्शन हुए तो पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में ये दावा किया गया और ऐलान हुआ कि ये शफाफ इलेक्शन थे। किसी पर उसको कोई तनाज़ा खड़ा नहीं हुआ, किसी को एतराज़ नहीं था। और उस इलेक्शन के रिज़ल्ट को पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान के लोगों ने, अवाम ने, मगरबी पाकिस्तान ने, मशरक़ी पाकिस्तान में एक्सेप्ट किया। तो यहीं से हम बात शुरू करते हैं, क्योंकि वो पहले इंतखाबात थे, इलेक्शन थे पाकिस्तान में 1970 में 10-15 साल की। 1958 में फ़ौजी हुकूमत अयूब खान की, उसके बाद 70 में ये 12 साल बाद इलेक्शन हुए एक आमराना हुकूमत के बाद। जनरल याह्या खान ने अयूब खान से हुकूमत ली और उसके बाद में फिर 1970 में इलेक्शन कराए जनरल याह्या खान ने, जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था। अब मैं हक़ाइक़ आपके सामने पेश करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको सोचें। अगर ये सही है तो हम क्यों 50 साल से पिछले किन लोगों के पीछे हम लगे हुए हैं, कौन लोग हैं ये, कहाँ से आए हैं ये। दुनिया की तमाम खराबी, डकैती की वारदातें, लूटना, मनी लॉन्ड्रिंग, कुछ यानी कि जो कुछ भी आप क्राइम की इस दुनिया में सोच सकते हैं वो इनमें मौजूद है। फिर भी इनके पीछे हम क्यों भागते हैं, ये लम्हा फिक्रिया है। सोचिए, वरना ये पाकिस्तान आगे चलना बहुत मुश्किल है। तो सिलसिला ये है
कि 1970 में इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की आबादी ऑलमोस्ट ये थी। अब इसको गौर से देखिए इन चीज़ों को। ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसकी आबादी 1970 में 65 मिलियन यानी कि 6.5 करोड़ थी। वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है उसकी आबादी 58 मिलियन यानी कि 5.8 करोड़, तकरीबन 6.6 करोड़ थी, और टोटल आबादी पाकिस्तान की 12 करोड़ थी। ये दोनों पाकिस्तान के हिस्से मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान मिला के 12 करोड़ बनते थे। उसके बाद 1970 में जो वोट थे, जो वोट डाल सकते थे, उनकी जो डिटेल है वो ये है कि ईस्ट पाकिस्तान में 31 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 10 लाख के करीब पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान में वोट थे लोगों के, तो 31 मिलियन लोग वोट डाल सकते थे। वेस्ट पाकिस्तान में 25 मिलियन के करीब थे, 2.5 करोड़ जो वोट डाल सकते थे, और ये टोटल वोट जो बनते हैं 1970 में वो 5.6 करोड़ थे, यानी कि 5.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स थे, और जो वोट डाले गए वो 63% थे, यानी कि 63% लोगों ने और वोट डाले 5.5 करोड़ वोटों में से जो मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के वोट थे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक दफ़ा और गौर से समझ लीजिए क्योंकि बात यहाँ से शुरू होती है। आप मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी देख लें, मगरबी पाकिस्तान से ज़्यादा है जो आज का पाकिस्तान है। आप उनके वोटर्स देख लें, वो मगरबी पाकिस्तान से ज़्यादा थी। आप उनकी सीटें देख लें, मैं आगे उस पर बात करूँगा, वो मगरबी पाकिस्तान से ज़्यादा थी। तो उसके बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन पे किसी को एतराज़ नहीं हुआ, और जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो वो इस तरह से था। अवामी लीग जो एक बहुत बड़ी पार्टी थी, मुजीबुर रहमान उस वक्त उसके हेड थे, वो मशरक़ी पाकिस्तान में उनका मैंडेट था, 90% से ज़्यादा लोग उनके साथ थे, और उन्होंने 39.2% वोट लिए, जो टोटल वोट मैंने बताया आपको डाले गए, और वहाँ की सीटें उन्होंने 160 सीटें ली, 7 वुमेन की थी, 167 सीटें अवामी लीग के पास गई, और ये जो टोटल जो पार्लियामान थी मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान की वो 313 थी, जिसमें रिजर्व सीटें भी थी 13 खवातीन की। 300 का पार्लियामान था जिस पर इलेक्शन हुआ था, और उसमें से 160 सीटें 300 में से आप देख लें 50% से ज़्यादा सीटें अवामी लीग ने हासिल की। और फिर अगर आप खवातीन की सीटों को भी मिला लें, 7 को, जो 7 की 7 अवामी लीग के पास गई, वो 167। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जो मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी अयूब खान को छोड़ने के बाद, क्योंकि भुट्टो जो है उसको अयूब खान अपनी जो उसने मार्शल के बाद कन्वेंशन लीग बनाई उसमें लेकर आया, उसको सेक्रेटरी जनरल बनाया, और उसने फिर जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की और पाकिस्तान जिन्होंने बनाया उनकी मुस्लिम लीग में से कुछ लोग लेकर ये कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई और वो चलाई। उसके बाद में भुट्टो ने कन्वेंशन मुस्लिम लीग में से कुछ लोग लेकर खुद एक उन्होंने जो डॉक्टर मुबश्शिर हसन के घर लाहौर में बनाई गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये वो पार्टी थी। और इसने फिर भरपूर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पंजाब में, सिंध में मकबूलियत हासिल की, और इन्होंने 81 सीटें ली और जो 18% थी। तो जहन में रखिए कि अवामी लीग ने, क्योंकि वो उस वक्त टोटल पाकिस्तान था, ये मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान कुल पाकिस्तान था, अवामी लीग ने 39% और पीपल्स पार्टी ने 18% में, यानी कि 81 सीटें। तो एक तरफ 160 सीटें थी जो जीती गई थी, और दूसरी तरफ 81 सीटें थी, और अगर 5 सीटें रिजर्व की मिला लें, खवातीन की मिला लें, तो 86 सीटें थी। तो 313 के अवान में 167 सीटें अवामी लीग की थी और पीपल्स पार्टी की 86 सीटें थी। बाकी सीटों में थोड़ी थोड़ी सीटें आई थी। जमात इस्लामी की सीटें जो थी वो 4 थी, कौंसिल मुस्लिम लीग थी उसकी सीटें 7 थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कयूम ग्रुप था एक, ये ख़त्म हो गई, अब ये उनकी सीटें 9 थी, जमीयत उलमा पाकिस्तान की सीटें 7 थी,
आज जो हुक्मरानी का दावा करते हैं कि जी हमारे ये हमारा वो है, इन्होंने 7 सीटें ली थी और उसके बाद में जमीयत उलमा इस्लाम ने, जमीयत उलमा पाकिस्तान ने 7 सीटें ली, इन्होंने 7 सीटें ली, और कन्वेंशन मुस्लिम लीग जो दौर इक़्तिदार में रही अयूब खान ने जिसको चलाया, उसने सिर्फ 2 सीटें हासिल की, और ये वो कन्वेंशन लीग थी जिसने भुट्टो ने जिसको चलाया एज ए सेक्रेटरी जनरल, अयूब खान सदर थे और 12 साल उन्होंने हुकूमत की। तो भुट्टो ऑलरेडी हुकूमत करता हुआ आ रहा था, अगर 2 साल याह्या खान के निकाल दें तो 10 साल उन्होंने हुकूमत की, और फिर उसने उन्हीं में से लोगों को तोड़ के पीपल्स पार्टी बनाई और कन्वेंशन मुस्लिम लीग को सिर्फ 2 सीटें मिली। तो इस तरह से अयूब खान जो है वो जलील होकर फिर उससे पहले इस्तीफा देके वो चले गए थे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी थी, अब ये पार्टी नहीं है, इसने सिर्फ 1 सीट ली। जमीयत इस्लाम थानवी ग्रुप था एक, उनकी सीटें उनको कुछ नहीं मिली। दूसरे जमातें, छोटी छोटी जमातें, इनको भी नहीं मिली। आज़ाद उम्मीदवार 16 थे। तो इस तरह से पाकिस्तान का जो पार्लियामान था वो 313 पे था। तो अब आपको मैं दोबारा बता दूं कि ये देखिए कि ये एक शफाफ इलेक्शन थे जिसमें 167 सीटें थी अवामी मुस्लिम लीग की और 81 सीटें थी पीपल्स पार्टी की। तो इख्तियार किसके पास जाना चाहिए था, ये मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताइए किसको इख्तियार मिलना चाहिए था। इख्तियार उस वक्त अगर सीटें देखी जाएं तो कोई कंपैरिजन ही नहीं था अवामी लीग के साथ, जिनकी 160 सीटें थी और 7 उनके पास खवातीन की सीट थी, 167 सीटें थी। फिर जनरल याह्या खान जो उस वक्त माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने डिमांड की, जो तरीक़ाकार होता है कि जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो मुल्क का सदर जो है, और क्योंकि उस वक्त माशाल्लाह थी तो जो पाकिस्तान का जो माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर था याह्या खान, उसको अवामी लीग को बुला के इक़्तिदार देना चाहिए था। और जिस एजेंडे पे वो आए, जो भी उनका एजेंडा था, लोगों ने उनको वोट दिए। मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तानी थे, वो मगरबी पाकिस्तान के अवाम से ज़्यादा थे हर लिहाज से, जो मैंने आपको बता दिया। इसको दोबारा देखिए इन चीज़ों को आप। ये मैं एक धमाका खेज आपसे बात करने जा रहा हूं, जो हम ये 73 का इन उसके तहत यूं है, ये सब फ्रॉड पाकिस्तान के साथ हुआ है। देखिए अब आप, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं। 71 में मशरक़ी पाकिस्तान जुदा होने के बाद जो मैंने आपको बताया, पाकिस्तान का जोग्राफिया, आबादी, कौमी पार्लियामान की तादाद 50% से भी कम रह गई, जो मैंने अभी आपको स्टैटिस्टिक्स बताई हैं। तो फिर इस 71-70 के जो इंतखाब हुए थे वो कलअदम हो जाने चाहिए थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ऐवान जिसमें इलेक्शन हुए, 300 सीटों के ऊपर इलेक्शन होते हैं, और 160 सीटें लेने वाली पार्टी, और जिस जगह से जिन लोगों ने उनको वोट दिए, और वो जमीन मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। तो बाकी आप निकाल लीजिए कि अगर आप जो मशरक़ी अवामी लीग की जो सीटें थी, यानी कि हमारे जो पाकिस्तान था उसमें से 65 मिलियन लोग चले गए, 58 मिलियन लोग रह गए, 5.5 करोड़ रह गया पाकिस्तान। और जो 31 मिलियन 3.1 करोड़ जो वोटर्स थे वो चले गए, पाकिस्तान टूट गया, खत्म हो गया, बाकी रह गए 25 मिलियन। तो 56 मिलियन में से 25 मिलियन जो वोट जिनके थे, और जिसमें से वोट जो है वो 63% ही डले थे सिर्फ, याद रखिए ये बात को। तो जो मेजोरिटी थी वो तो वोट जिन्होंने दिया था 39% ओवरऑल, वो तो 160 सीटें लेने वाले और 7 खवातीन की सीटें लेने वाली अवामी लीग थी, मशरक़ी पाकिस्तान से जीती थी। तो इक़्तिदार के लिए दावत किसको देनी चाहिए थी? याह्या खान को देनी चाहिए थी ना, याह्या खान को मुजीबुर रहमान को देनी चाहिए थी ना, क्योंकि मुजीबुर रहमान जो है वो इक़्तिदार जीता था। मुजीबुर रहमान ने कहा कि मुझे गवर्नमेंट बुलाने के लिए आप मुझे दावत दें, असेंबली का इजलास बुलाएं। याह्या खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जिसने सिर्फ जैसे मैंने बताया आपको 80 के करीब सीटें ली थी, उसने कहा कि नहीं, हम मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार नहीं देने देंगे क्योंकि वो उसका ताल्लुक मशरक़ी पाकिस्तान से है। ये है पाकिस्तान में सबसे पहले जो तासुब का बीज बोया गया, उसका मास्टरमाइंड और उसका करता धरता जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। उसने जनरल याह्या खान, जो एक बहुत ही अय्याश, कमज़ोर,
एक जर्नल था और उसको बस अपना वक्त पास करना था, वो इसके दबाव में आए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वही कार्ड जो आज भी सिंध में खेला जाता है कि सिंधु देश और हम सिंध अलग कर देंगे, क्योंकि इन लोगों को पाकिस्तान से ना लेना है ना देना है। मैंने पाकिस्तान की तहरीक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस की हैं, आपको मैं दोबारा आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता, मैं इस मौजूद में बात करना चाहता हूँ। उसमें देखिए कि ये ज़रदारी ख़ानदान, ये भुट्टो ख़ानदान और ये जो जमात इस्लामी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, जो भी इस वक्त मुतहरिक हैं सियासत में पाकिस्तान में, इनका कुछ लेना देना पाकिस्तान की तहरीक से नहीं था। मैं चैलेंज करता हूं कोई मुझे कोई तारीखी किताबें दिखा दे जिसमें भुट्टो के बाप का नाम हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम हो, या आप ये जो जमीयत उलमा पाकिस्तान है इनका नाम हो, या जमात इस्लामी का नाम हो। क्या इन्होंने तहरीकों में हिस्सा लिया? कोई आप बता दीजिए। मगरबी पाकिस्तान के जो उस वक्त था और आज पाकिस्तान है, किसी पाकिस्तान के शहर में आप बता दीजिए मुझे कोई पाकिस्तान का जुलूस चलाओ। क्यों? क्योंकि इनका मैंडेट नहीं था। पाकिस्तान चला बनाया और पाकिस्तान की तहरीक चली मशरक़ी पाकिस्तान में, और उन इलाकों में जो पाकिस्तान में नहीं आए उनमें चली। तो एक तो ये मैंने आपको बताया कि ये हुआ, इख्तिदार जो है वो अवामी लीग को मिलना चाहिए था, या मुजीबुर रहमान ने याह्या खान को कहा कि बुलाओ, और उसने कहा कि जो याह्या खान, ये जर्नल था, याह्या खान को मुजीबुर रहमान ने ये डिमांड की कि आप जो है इजलास बुलाएं और इजलास जो है इस दफ़ा ढाका में करें। और बहुत ही एक माकूल बात थी मेरे नज़दीक। आप लोग कहते हैं वो गद्दार था, और वो था भाई, वो अपने वोट लेकर आया था, उसने उसी एजेंडे पर वोट मांगे थे जिसकी वो डिमांड करता था, और लोग आवाम ने उसको वोट दिए, और वो पाकिस्तानी थे। मगरबी पाकिस्तान के लोग कैसे क्लेम कर सकते हैं कि बंगाली जो है वो पाकिस्तानी? उन्होंने तहरीक चलाई, मुस्लिम लीग मशरक़ी पाकिस्तान में बनी, यानी कि ढाका में, चट्टागांव में बनी, बंगाली वहाँ के लीडर थे। 1947 से 1958 तक जब अयूब खान ने इक़्तिदार लिया, उससे पहले 6-7 जो वज़ीर-ए-आज़म मैंने पिछली वीडियो में बताया, उसमें से 6 बंगाली थे, सही लीडर थे। उन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ, लियाकत अली खान के साथ, पाकिस्तान बनाने वालों के साथ काम किया। मगरबी पाकिस्तान में तो लीडर नहीं थे। अगर आप देखें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक भी बॉम्बे से था, पैदा जरूर हुए थे वो कराची में, ये ठट्टा में कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अगर कराची में पैदा हुए तो वो कराची में पैदा होकर चले गए थे। 17 साल की उम्र वो बॉम्बे उनके वालिद शिफ्ट हो गए थे जब वो पैदा हुए उसके बाद, और उसके बाद वहां से लंदन चले गए 17 साल की उम्र में, और वापस आके उन्होंने बॉम्बे में अपनी वकालत शुरू की। तो उनका ताल्लुक भी बॉम्बे से ही था, जो पाकिस्तान का ऐसा नहीं बना। और इसी तरह से लियाकत अली खान जो थे, उनका ताल्लुक करनाल की रियासत के वो नवाब थे, उनका ताल्लुक भी मगरबी उस इलाकों से था जो हिंदुस्तान में है, रह गए। तो उसके बाद याह्या खान जो था एक बहुत ही कमज़ोर जर्नल था, वो उसको दबाव दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक जुल्म ये किया कि जितनी पार्टियां थी उनको भी बहकाया कि जी अगर अवामी लीग को इक़्तिदार मिलेगा, उनकी मेजॉरिटी है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे पास इक़्तिदार आएगा नहीं, तुम्हारी तो वैसे भी छोटी छोटी सीटें हैं, तो तुम मुझे साथ दो, मेरे पास 80 सीटें हैं और हम इन बंगालियों को निकालते हैं, छोड़ो मशरक़ी पाकिस्तान को, दफा करो, इधर तुम का नारे लगाए। इस पे मैंने तफसीली वीडियो की है। तो आज मैंने आपको ये स्ट्रेटेजीज दिखा दी। जमहूरियत की बात करते हैं ना हम, आइए जमहूरियत की बात कीजिए। तो जिस पार्टी ने हुकूमत लेनी थी, हुकूमत देनी थी, उसको नहीं दी गई। पाकिस्तान के जर्नल याह्या खान ने, और फिर वहाँ एक तहरीक चली और उस तहरीक का आगाज ये हुआ। और जो तारीख बताती है और जो राइटर्स उस वक्त के हैं, कई लोग हैं जो पाकिस्तानी नहीं, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं। और उस दौरान मैं तो खैर उस वक्त 8वीं 9वीं जमात में था जब ये बांग्लादेश बना, तो मुझे इतना याद नहीं, लेकिन मेरे घर में काफ़ी पॉलिटिकल माहौल था। मेरे फादर ने हमें बताते थे, उस वक्त हम सुनते थे। बहुत कोशिश की याह्या खान जो है वो इस सिलसिले में मुजीब से मिलने गए। उससे पहले मुजीब को बंद कर दिया जेल में। फिर जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, प्रेशर पड़ा, तो उसको छोड़ दिया गया। याह्या खान कहते हैं कि चाहते थे कि इक़्तिदार जो है वो मुजीब के हवाले कर दिया जाए ताकि मुल्क में अमन हो, मशरक़ी पाकिस्तान में अमन हो। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये नहीं होने दिया। आज हमारे पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया, मुजीबुर रहमान ने तो तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था। क्या भुट्टो के खानदान ने किसी ने तहरीक में हिस्सा लिया? शाहनवाज तो
अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे उस वक्त, नवाब जूनागढ़ की उन्होंने रियासत उलटने के लिए उन्होंने काम किए और फिर उसके बदले में ज़मीनें ली। तो ये पाकिस्तान के जो लीडरान थे उनको हुकूमत नहीं दी गई, उस पार्टी को हुकूमत नहीं गई, और जमहूरियत की बातें करते हैं। हम जमहूरियत के मायने ही नहीं जानते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत 70 का इलेक्शन हुआ, जिसका रिजल्ट मैंने आपको बताया, वो रिजल्ट आया और उसके बाद में एक फेयर रिजल्ट आया, तो हमने उस जमहूरियत को लपेट दिया, उस जमहूरियत को लपेट दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे आ जाएं अब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या किया, उसने सबसे पहले उसने प्रेशराइज किया, बांग्लादेश में हंगामे हुए, बांग्लादेश का डाउनफॉल हुआ, उसके ऊपर मैंने आपको कई लिंक भेजे हैं, बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो हैं, वो ज़रूर देखिए। किस तरह से बंगाली आखिर दम तक चाहते थे कि पाकिस्तान रहे, हम उनके साथ नहीं रहे। उसमें मगरबी पाकिस्तान की मैं मगरबी पाकिस्तान के फौज को इसलिए मोर्द इल्ज़ाम ठहराता हूं कि उनको वो करना चाहिए था जो उस वक्त जमहूरियत की डिमांड थी। उनको मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार दे देना चाहिए था, अवामी लीग को, और वो ज़्यादा अरसे लोग कहते हैं जो सियासी मुबस्सिरीन कि वो नहीं चला सकता था मगरबी पाकिस्तान के साथ। तो जब एक जमहूरियत का एक तरीका होता है, इलेक्शन में जो जीतता है उसको हुकूमत दी जाती है। हमारे मुल्क में नहीं हुआ। 70 में इलेक्शन हुए, फेयर इलेक्शन हुआ और उसमें उस जमात को हुकूमत नहीं दी गई, और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान ज़बरदस्ती याह्या खान से इक़्तिदार लेके दुनिया का पहला सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इसको नोट कर लें, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं। पाकिस्तान में दुनिया का, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया का पहला सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। क्यों कि उस वक्त याह्या खान जो जनरल था फौजी, उसके पास इक़्तिदार था, वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, उससे इक़्तिदार ज़बरदस्ती लिया गया क्योंकि पाकिस्तान टूट गया था। और ये 71 और 73 के दरमियान की बात है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो 71 में जब मगरबी पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया, तो खुद चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, 80 सीटें रखने वाला इंसान। और उसके बाद में फिर खुद ही उसने सदारत का ऐलान किया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी था और पाकिस्तान का सदर भी खुद बन गए। वो कौन सी डेमोक्रेसी चल रही थी उस वक्त। तो इसके जो पाकिस्तान तोड़ने के, जमहूरियत को ख़त्म करने के जो मुंजिम है, उसमें याह्या खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये इसमें दो मोहरे थे जिन्होंने मुजीबुर रहमान को इख्तियार नहीं दिया। बांग्लादेश बनने पर ये आमादा हो गए, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया। मैं ये बार बार बात आपको समझा रहा हूँ। मैंने आपको बताया पाकिस्तान का जोग्राफिया चेंज हुआ, पाकिस्तान की ज़्यादा आबादी चली गई उस वक्त, पाकिस्तान की ज़्यादा डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई अवालों में, और 80% के जो जिसने 80 सीटें ली थी उसने फिर पार्लियामान बुलाई मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। यानी कि 80 सीटें लेने वाला लीडर और पार्टी, वो उसने पार्लियामेंट बुलाई। भाई ये पार्लियामेंट आपने कौन से आईनी तरीके से बनाई थी? ये तो जिस पार्लियामेंट में आपने बुलाया, जो मगरबी पाकिस्तान के जीते हुए कैंडिडेट थे, जिसमें से 80 सीटें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी की थी, वो तो खत्म हो गई क्योंकि वो खेल ही खत्म हो गया। वो 300 के ऐवान पे जो इलेक्शन हुए थे उसमें से ज्यादा सीटें, जो 160 सीटें तो मुजीबुर रहमान की थी, वो तो मुल्क ही चला गया आपका, वो हिस्सा ही चला गया आपका। तो क्या होना चाहिए था? मुझे आप बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूं। आज बिल्कुल आप एक सच्चे पाकिस्तानी की हैसियत से बताइए। आप, मैं नहीं चाहता कि आप अब वही कुत्ते की धुन की तरह पीपल्स पार्टी, जीए भुट्टो और फलानी पार्टी और जमात इस्लामी और ये और शरीफ ब्रादरन और ये सारे मुल्कों, ये इन लोगों ने 1970 से हम पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया, पाकिस्तान के नजरियात को दफन किया, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को दफन किया। पहले अयूब खान ने 1958 में मार्शल लगाई, जो बंगाली क़यादत थी उस वक्त पार्लियामान की, उसको ख़त्म करने के लिए, बंगाली लीडरान को ख़त्म करने के लिए मार्शल लगाई, उन पे जुल्म किया। और उसके बाद में फिर इलेक्शन हुआ, जब इलेक्शन में मुजीबुर रहमान जीत गया, फिर इलेक्शन हुए तो इसको इख्तियार नहीं दिया गया। और फिर भुट्टो ने क्या किया कि भुट्टो ने एक इंतहाई जालिमाना तरीके से बाकी जो पार्टियां थी उनके लीडरान पे टॉर्चर किया,
जब ये खुद मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना और सदर था, तो उसमें जमात इस्लामी के प्रोफेसर गफूर अहमद थे, और उसके बाद में जमीयत उलमा इस्लाम के मुफ्ती महमूद, ये फजल रहमान के फादर, और उसके बाद में वली खान अवामी लीग के, इन लोगों पे केसेस बनाए गए, वली खान को बंद कर दिया गया। यानी कि इसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। बहुत लंबी दास्तान है जिसपे मुकम्मल वीडियो बन सकती है, और मैं अगर हुआ मुमकिन तो बनाऊंगा। लेकिन इन पे ये कहा, इनको ज़बरदस्ती की, और इनमें से जो पार्टियां थी वो कई पार्टियां ऐसी थी जो शुरू में चाहती थी कि मुजीबुर रहमान अगर वहां बुलाना चाहता है इख्तियार, तो जाने को तैयार थी, जिसपे इसने कहा कि नहीं, कोई नहीं जाएगा वहां पर। फिर ड्रामा शुरू कर दिया इसने। ही वॉज अ वेरी वेरी कनिंग पर्सन, बहुत चालाक एक वडेरा था। इसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके पोलैंड ने जो करारदाद पेश की थी उसको फाड़ दिया, उसको पढ़ने भी नहीं दिया गया। वहां इजलास में गया, 3 दिन होटल में गया, इजलास में शरीक नहीं हुआ, और फिर जाते ही इसने बगैर पढ़े वो करारदाद फाड़ दी, जिसमें कहा यह गया है कि उसमें ये था कि इख्तियार पाकिस्तान को चाहिए, उसको दे दे जिसने मेजॉरिटी में सीटें हासिल की है। और उसको पढ़ा नहीं गया, उसको उस पर वो पास हो जानी थी वहां से, और मामला सॉल्व कर लेना था, लेकिन उसको फाड़ दिया गया। और हमारे जाहिल लोग, उस वक्त के जज्बाती लोग आज भी ये बात करते हैं। वो देखें जी, भुट्टो की देखें, उसने तो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा कि ये फैशन हाउस है, और ये जो इसने फाड़ दी करारदाद, वो इस पर खुश थे। आज भी वो इस बातों में खुश हैं। हमारे पाकिस्तान के लोगों को कोई सियासी तरबियत नहीं मिली, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत और नजरिया पाकिस्तान तो 1958 में अयूब खान के माशाल्लाह की बात खत्म हो गया था। हमारे लोगों को नया सियासी तरबियत है, नया सियासी उनको ये सिस्टम का पता है कि सियासत का मतलब क्या होता है, सियासी लीडर कौन होता है, उससे उसके एजेंडे पे मोहब्बत की जाती है, उसका साथ दिया जाता है, जिसका एजेंडा पाकिस्तान या मुल्क का जो भी आप मुल्क में है उसके फेवर में। आज मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं तो मैं उस पार्टी को वोट दूंगा, इलेक्शन आएंगे आइंदा, जिसका मुझे लगेगा कि इसका एजेंडा अगला 3 साल के लिए अच्छा है, और पिछले 3 साल में उन्होंने अच्छा काम किया है। अगर वो हुकूमत को, पार्टी को इलेक्शन में देना है मुझे इस वोट, तो अगर मैं मुतमईन दूंगा, वरना मैं फिर दूसरी पार्टी को दूंगा। हमारी कोई जाती रिश्तेदारी तो है नहीं, इमोशनल लगाव तो है नहीं, तो पाकिस्तान में लेकिन ऐसा ही होता है। भुट्टो ने मुल्क तोड़ा, भुट्टो ने मुल्क को जलील किया, लेकिन आप खिलाफ बात नहीं कर सकते, जबकि मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स आज बता दी। तो उसके बाद में उन पे ज्यादती, जोर जबरदस्ती करके असेंबली बुलाई, असेंबली बुला के, और जो भुट्टो के साथ जो लोग थे, जो काबिल लोग थे, क्योंकि वो कन्वेंशन मुस्लिम लीग से आए थे, उनके साथ मिलके डॉक्टर मुबशिर हसन ने और दूसरों ने मिलके एक आइन बनाया जिसको 73 का आइन कहते हैं, और वो 73 का आइन नाफिज किया गया। और मैं समझता हूँ, मेरे नज़दीक वो 73 का आइन एक फ्रॉड था। इसलिए फ्रॉड था कि वो जमहूरी तकाज़ों को पूरा नहीं करता था। इलेक्शन तो खत्म हो गया आपके, जब वो मुल्क खत्म हो गया, वो पार्टी में अवाम की ज्यादा सीटें चली गई, मुल्क का जोग्राफिया खत्म हो गया, मुल्क की ज्यादा आबादी खत्म हो गई, तो कौन सा इलेक्शन, कौन से इलेक्शन में जीतने वाले लोगों को बुला रहे हो आप? होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि फिर जब पाकिस्तान टूट गया और जब ये मगरबी पाकिस्तान रह गया, पाकिस्तान सिर्फ मगरबी पाकिस्तान रह गया, पाकिस्तान का नक्शा बदल गया, तो फिर मुल्क में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए थे। एक टाइम देना चाहिए था, 6 महीने साल यार खान को कंटिन्यू करना चाहिए था। और जो, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, वो एक बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई, पाकिस्तान को तोड़ा गया, उनके खिलाफ केस चलना चाहिए था, उसको इंक्वायरी कमीशन बिठाना चाहिए था, और उसका फैसला फौरी तौर पर आना चाहिए था कि इस पाकिस्तान को तोड़ने में किसका हाथ है, और जो दुनिया को पता है कि उसमें कौन कौन लोग थे। लेकिन चूंकि अगर ऐसा इंक्वायरी कमीशन यार खान बिठाता तो उसमें खुद भी फंसता, क्योंकि उसका भी नाम आता, क्योंकि वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था और भुट्टो भी था। वो इंक्वायरी बाद में बिठाई गई, जिसका फैसला भी बहुत बाद में आया और उसको गुमनाम हो गई वो, उसमें सिद्दीक सालिक साहब ने अपनी किताब में लिखा है ये। तो होना तो चाहिए था कि इंक्वायरी बिठानी चाहिए थी, उसके बाद में उसका फैसला आना चाहिए था 5-6 महीने में। उसके बाद में जो भी जिन पर भी ये साबित होता कि उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान को तोड़ने में किरदार अदा किया है, उनको लटकाना चाहिए था, उनको फांसियां देनी चाहिए थी। मुल्क के गद्दार थे, जिसमें पेश नाम जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि वो जो
बचे थे, जो बचा हुआ पाकिस्तान था और जो बचे हुए जो लीडर थे जो मगरबी पाकिस्तान के जो पार्लियामान में थे, उनकी बेस पे एक असेंबली बनाई गई जो वो मेरे नज़दीक गैर जमहूरी असेंबली थी, क्योंकि जमहूरियत को तो आपने ख़त्म कर दिया। तो फिर वो गैर जमहूरी जमहूरियत को जमहूरियत नाफिज की गई और उसमें जो ऐवान में लोगों को बुलाया गया वो सिर्फ वो थे जो मगरबी पाकिस्तान से जीते थे, और फिर जोर और ज़बरदस्ती करके जो दूसरी छोटी पार्टियों के, रिलीजियस पार्टियों के लीडरान थे, उनको टॉर्चर करके, उनको जेलों में बंद करके, उनके खिलाफ केस बना के उनसे कंप्रोमाइज कराया गया, उनको असेंबली में बुलाया गया और 73 का आइन पास किया गया। 73 का आइन, ये मैं बात कर रहा हूं, किसी ने पहले ऐसी बात नहीं की, लेकिन अब वक्त आ गया है, हमें भी इस दुनिया से पता नहीं कब हम चले जाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी बातें हैं इस पे आप करें। मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताई है, मैंने आपको कोई कहानी नहीं सुनाई, मैंने आपको किसी का फेवर नहीं लिया है, मैं वो बता रहा हूं जो हमने देखा, जो हकीकत है। आप सर्च कर सकते हैं, ये सारी चीजें गूगल पे मौजूद हैं, आप किताबें पढ़ें किस तरह पाकिस्तान टूटा है, तो आपको शर्मिंदगी होगी, आपको शर्मिंदगी होगी कि हम किस लोगों के पीछे हम चल रहे हैं, कौन लोग हैं, ये तो पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मशरक़ी पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा कर सकता है वज़ीर आज़म बनने के लिए, तो वो क्या इस पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकता? आज उसकी जो उसकी जो जीन्स हैं, उसके जो लोग हैं, उसके जो कीड़े हैं जो उसने पे छोड़ के गए, वो तो हुकूमत कर रहे हैं। ये कहां से आ गया जरदारी, ये कहां से आ गया बिलावल, ये कहां से आए ये मुल्क को तोड़ने, इन्होंने मुल्क को तोड़ने वालों की नस्लें हैं ये। और जमात इस्लामी ने क्या किरदार अदा किया? आज बड़ी बातें कर रहे हैं कराची में जुलूस, अरे भाई तुमने तो पाकिस्तान का साथ ही नहीं दिया, तुमने तो कायद-ए-आज़म को, कफ़ार आज़म का, आज उसके पीछे आज लोग उसकी बातें कर रहे हैं। तो बात सारी ये कि ये पाकिस्तान को कैसे, ये पाकिस्तान को चला सकते हैं? ये पाकिस्तान को तोड़ने वाला तबका है, चाहे इसमें कोई भी पार्टी हो, चाहे शरीफ बिरादरान तो एक वो कारोबारी लोग थे, सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं था। क्या नवाज शरीफ का बाप शरीफ मोहम्मद क्या पाकिस्तान के तहरीक में शामिल था? क्या वो सियासतदान था? वो एक लोहार था, कारोबार करता था, पैसे कमाए, पैसे खर्च किए, अलग से चमचागिरी की और अपने बेटे को उसने पहले कवर मिनिस्टर बनवाया, फिर चीफ मिनिस्टर बनवा दिया पंजाब का। अभी तक वही हो रहा है, अभी तक वही हो रहा है, क्योंकि इसी तरह पाकिस्तान को चलाया गया है। तो हमारी आवाम क्या सोच रही है? किसके पीछे आप लोग जा रहे हैं? क्या बातें करते हैं सोशल मीडिया में, टाइम खराब करते हैं कि जी आप देखते हैं कि इस पे केस हो गया, उस पे केस हो गया। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिन पे केस है वो भी मुजरिम है, और जो केस करने वाले हैं वो भी मुजरिम है, और जो एक आदमी अलग से है वो भी उसी में करप्ट हो गया है, सब इन्हीं के साथ। तो ये एक पूरा आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, मैंने आपको ये बता दिया। तो ये 73 का आइन की जो बात करते हैं, 73 का आइन एक फ्रॉड आइन है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़बरदस्ती मंजूर कराया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो था उसको कोई हक नहीं पहुंचता था, लेकिन फौज के साथ मिलकर ये काम किया गया, याहिया खान ने ये काम किया, और फिर देखें आप क्या अंजाम हुआ। अयूब खान छोड़ गया, याहिया खान चला गया, भुट्टो को फांसी हुई। अब कहते हैं जी भुट्टो तो शहीद है। अबे भाई, क्या कत्ल के इल्जाम में केस चलने वाले को फांसी होती है या नहीं होती है? वो कैसे शहीद हो गया? और जो शहीद हुआ उसको वो और जब जिसको फांसी हुई वो शहीद कैसे हो गया? ये खबर थी जब भुट्टो को हैंग किया गया। और अगर ये मान भी लिया जाए कि वो नवाब मोहम्मद अहमद यामीन के कत्ल में शामिल नहीं था, तो भाई मशरक़ी पाकिस्तान के कत्ल में तो शामिल था ना, मशरक़ी पाकिस्तान तोड़ने में तो शामिल था। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। मेरे जो दादा थे वो पुलिस में थे हिंदुस्तान में, फिर पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे रहे, 48 में रिटायर हो गए। वो एक किस्सा सुनाते हैं कि एक मुजरिम की उनको फाइल आई जो काफ़ी पुराना था, फरार था, और वो कत्ल करके भागा हुआ था। तो मेरे जो दादा थे उन्होंने वो फाइल देखी, और उन्होंने फिर जो गोरे थे उस वक्त पुलिस ऑफिसर्स वगैरह, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है हिंदुस्तान की, तो उन्होंने कहा कि ये केस मैं चलाऊँगा। तो उन्होंने कहा ये मुलजिम तो भागा हुआ है, इसको 10-12 साल हो गए, तो लेकिन अब फाइल खुली हुई थी। तो उन्होंने केस को टेक ओवर किया, फिर वो मुख्तलिफ हिंदुस्तान के शहरों में गए, उसके ताक़ुब किया। तो पता ही चला उनको जब मालूमात की कि उसने अपना नाम चेंज कर लिया था, अब किसी और नाम से काम करता था, किसी वो
मिल्स में, किसी फैक्ट्री में काम करता था। तो मेरे जो दादा उसकी, क्योंकि इंक्वायरी ऑफिसर थे, वो उस फैक्ट्री में गए और वो फैक्ट्री के बाहर खड़े हो गए। जब वो फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग थे वो जाने लगे, तो उन्होंने क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन थी उसकी पुरानी, कोई कहीं से उनकी पिक्चर्स वगैरह भी थी, तो आइडिया था कि किस टाइप का हो सकता है। तो मेरे दादा ने उसके जो असल नाम था उससे आवाज़ लगाई ज़ोर से। तो वहाँ पर उस वक्त रोड पे कोई 40-50 जो लोग चल रहे थे जिन पे नजरें थी मेरे दादा की, उसमें से एक शख्स ने उस नाम के पे मुड़ के देखा। तो जाहिर है क्योंकि उसका ओरिजिनल नाम तो वही था, उसने मुड़ के देखा तो मेरे दादा ने फौरन उनके साथ जो पुलिस थी उसको कहा कि इसको पकड़ो, उसको गिरफ्तार करके ले आए और उससे फिर उगलवा लिया। तो उसने अपना नाम चेंज कर लिया। तो मुजरिम जो है वो अपनी शनाख्त छोड़ता है, भूलता नहीं है। तो ये हमारे मुल्क के साथ हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खैर फांसी हुई, वो क्योंकि उसने पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि उसको फांसी इसलिए हुई कि उसने पाकिस्तान का गुनाह किया था, उसने पाकिस्तान के तोड़ने में शरीक था। यही हाल बड़ी एक गुमनामी की ज़िंदगी में मारा गया याह्या खान। और अयूब जो मुजीबुर रहमान था अवामी लीग का, उसने तो इलेक्शन जीता था। मैं नहीं कहता कि वो पाक साफ था और उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसने ट्राई किया। वो तो ये कह रहा था कि इजलास बुलाएं और मुझे इख्तियार दें, मैं पाकिस्तान तो नहीं तोड़ना चाहता लेकिन मैं कन्फेडरेशन चाहता हूँ। बहुत से मामलात में मैं चाहता हूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान आज़ाद रहे, कुछ चीज़ें हमारी कॉमन हो। तो इस तरह की चीज़ें तो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। हमारे यहाँ सूबों के अपने आईन होते हैं, बहुत से मामलात में कानून अलग होते हैं, बहुत से सूबों में अलग होते हैं। बहुत से इदारे मेजर जो हैं वो सूबों के पास हैं। तो हमारे मुल्क में कहने का मेरा मकसद ये कि जो निज़ाम है ये फरसूदा निज़ाम है, ये गैर जमहूरी है। आज से पहले किसी मुबसर ने ये बात नहीं की होगी। 73 का आइन पाकिस्तान का फ्रॉड है, जो फ्रॉड करके पाकिस्तान को तोड़ के बनाया गया एक जाल साजी के तौर पर उन लोगों ने बनाया जिन्होंने ज़बरदस्ती करके मुजीबुर रहमान को, एक मेजॉरिटी की पार्टी को इख्तियार नहीं दिया। तो जमहूरियत का खात्मा करने वाली, जमहूरियत को ख़त्म करने वाली जो लोग थे, जो जमात थी जिसका सरगना जुल्फ़िकार अली भुट्टो था और बाकी जो जमातें थी उन्होंने भी उसका साथ दिया। तो ये सब शरीक जुर्म है। आज जिनके बच्चे, जिनकी औलादें इस पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं, इनके माँ बाप, इनके बाप दादा सब शरीक जुर्म है पाकिस्तान को तोड़ने में। और ये जो पाकिस्तान का जो आइन है 73 का, ये एक फ्रॉड है और मैं उसकी हकीकत आपको बता दी। कोई भी मुझे गालियां दे, चैलेंज करता हूं मैं, मुझसे बहस कर ले, मैंने तो साफ साफ बता दिया, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर बता दी। तो मुझे कोई साबित कर दे कि 300 के ऐवान में से अगर 160 की पार्टी जीतने वाला 167 नशिस्तें वाला जो हिस्सा है वो चला जाए, तो क्या जो बाकी हिस्सा रह गया जिसमें थोड़ी सीटें हैं, क्या उसको जमहूरियत कह सकते हैं आप? क्या वो पार्लियामेंट चलाना चाहिए था? क्या उससे पहले इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी? उन मुलजिमों को नहीं पकड़ना चाहिए था जिन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान तोड़ा? वो पाकिस्तान था, वो काज़िम का पाकिस्तान था, वो लियाकत अली खान का पाकिस्तान था, वो उनका पाकिस्तान था जिन्होंने 20 लाख कुर्बानियाँ दी। वो हमारा पाकिस्तान था, हमारे बाप दादों ने बनाया था उसको। तो कब्जा किसने किया हुआ है? उन्होंने तो नहीं, उन्होंने किया हुआ है जिनका कोई ना लेना ना देना पाकिस्तान के साथ। तो जब ये भी बातें करते हैं कि पाकिस्तान को यूं हो रहा और यूं हो रहा, कर्जे में डूब गया और फलाना डूब गया, तो ये तो होगा। इनको पाकिस्तान से क्या हमदर्दी है? ना इनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान की तहरीक चलाई, बल्कि ये लोग मुजरिम है पाकिस्तान को तोड़ने के। मैंने आज आपको साबित कर दिया। और ये जमहूरियत पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, इसको कहना भी गाली है। ये हम गुनाह कमाते हैं। अल्लाह ताला जरूर सवाल पूछेगा तमाम पाकिस्तानियों से। अल्लाह ताला ने हमें ऐसा प्यारा वतन अजीज दिया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जिसने एक अजीम मुमलिकत पाकिस्तान, इस्लामी मुमलिकत बनाई दुनिया के नक्शे पे। जब वो बनी 1947 में, तो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क था। तो हमारे बानी ने तो ऐसा मुल्क बना के दिया। हमारे उसके बानी के साथियों ने पूरी अपनी जायदादें, लियाकत अली खान कर्नेल के नवाब थे, उनकी सैकड़ों एकड़ पे ज़मीनें थी, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान के नाम कर दी। फातिमा जी ने अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान के नाम कर दी। आज पाकिस्तान की एम्बेसी दिल्ली में जो है वो लियाकत अली खान की ज़ाती प्रॉपर्टी थी। बॉम्बे में जो एम्बेसी थी वो काज़ी आज़म की प्रॉपर्टी थी।
या म्यूजियम बना हुआ है, फातिमा जिन्ना की प्रॉपर्टी थी। ये लोग तो दे के चले गए सारे खाली हाथ, खाली हाथ। लियाकत अली खान की बीवी, उन्होंने अपना कॉलेज बनाया कराची में, फिर दूसरी जगहों पे खवातीन का काम, हुनरबंदी, हुनर हासिल करने के लिए इन लोगों ने सब कुछ दे के, कुर्बान करके, मुल्क दे के छोड़ के चले गए, और लुटेरों ने लूट के जायदादें भरी। आज ये सब लुटेरे हैं। इमरान खान इस पर हुकूमत कर रहा है, वो भी अब इस जुर्म में इसलिए शरीक है कि उसको पता होना चाहिए। मैं जब ये बातें कर रहा हूं, मुझे पता है, तो इमरान खान सियासत कर रहा है 22 साल से, 20 साल से, उसको नहीं पता किस चीज का इंतजार कर रहा है। वो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अरे भाई, जिस मुल्क, जो सिस्टम में आप वजीर आजम बने हो, ये फ्रॉड है, ये गलत तरीके से बनाया गया। आप इंसाफ की बात करते हो, आपकी जमात तहरीक इंसाफ है, करो इंसाफ। इसका जब आप नवाज शरीफ के जरदारी के केस खुलवाते हो कि इनको मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ा। आपको इस असेंबली को खत्म करना चाहिए जो फ्रॉड है, जो गलत तरीके से बनाई गई। आपने इस निजाम को खत्म करना चाहिए। ये जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत के नाम पे फ्रॉड है। दुनिया का धोखा देते हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन दुनिया में जो मुल्क चला रहे हैं, जो सियासतदान है, वो सब तो जानते हैं। जब अतीकुल हसन ये रिसर्च करके ये आपके सामने चीजें ला के दे रहा है, और हो सकता है कि पाकिस्तान के लोगों ने देखी भी हो, तो फिर हमें सजा मिलेगी। हमारे साथ जो पाकिस्तान में जो बहरान आया हुआ है, लोगों के पास जॉब नहीं है, नाइंसाफियां हैं, हर तरह का जराइम पाकिस्तान के सारे टेलीविजन स्क्रीन पर चलते रहते हैं सारा दिन। इसके अलावा कोई खबर नहीं आती, ये मर गया, वो मर गया, उसका रेप हो गया, उसको कत्ल हो गया, वो पैसे लेके भाग गया, उसकी पे केस चल रहा है, उसकी जमानत हो गई, उसकी हो गई। ये क्या मचाया हुआ है आप लोगों ने? इस तरह मुल्क चलते हैं। तो बहुत ज्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ, और अब भी ज्यादती हो रही है। अगर हमारे पाकिस्तान के मुहिब वतन मेरी ये बात सुन रहे हैं, मेरी ये सीडी जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, मैं जज्बाती हो जाता हूं तो लफ्ज भी मेरा साथ छोड़ देते हैं। तो इसको प्लीज प्लीज, मैं वो रेटिंग मंदी में चक्कर में नहीं पड़ता, मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या रेटिंग होती है, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो आप लोगों पे अपनी रिसर्च करके चीज़ों को लाना है और बताना है। अगर इसमें कोई गलती हो तो आप मुझे बात कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आप चैलेंज करें, अतीकुल हसन गलत कहता है, अतीकुल हसन ने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए ये गलत हैं, आप कहें, बताएं, फिर दूसरी फिगर ले आए। आप बताएं कि भुट्टो ने जुल्म नहीं किया, ज्यादती नहीं की, फिर आप जो है वो अपनी फिगर्स लेके आए कि ये हकीकत ये है। और अगर ये सही है जो मैंने कहा, और फिर ये कि जी कहते हैं जी कि भुट्टो वो तो जी वो उसको फांसी हुई तो वो यूं था और ऐसे खड़ा हुआ था और बात कर रहा था, डरपोक आदमी था, उसकी फैमिली डरपोक थी, उसकी बीवी नुसरत भुट्टो रोती थी, रो के उसको साइको हो गई। ये सब परेशान लोग थे, आज भी परेशान है। आज आप बताइए जुल्फकार अली भुट्टो की औलाद कहाँ है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, कहाँ है जुल्फकार अली भुट्टो की औलाद? आज जुल्फकार अली भुट्टो की औलाद, आप देखें कि वो 2 बेटे थे, दोनों मारे गए, जैसे भी मारे गए उसकी एक दास्तान है। मुर्तज़ा भुट्टो का जो बेटा है वो सारी दुनिया में घूमता फिरता है, गे है, वो डांस करता है। बिलावल के बारे में, क्योंकि ये भुट्टो खानदान का तो है नहीं, ये बात नहीं करता, लेकिन इसका पता है सबको। फिर मैंने तो देखा है 88 की बात है, जब बेनज़ीर की शादी हुई, और उसके बाद में फिर ये जब इलेक्शन आने वाले थे और ये प्रेग्नेंट थी बेनज़ीर, और फिर उनका मसला हो गया, और फिर वो किस तरह ये पैदा हुआ, तो वो सारी बातें मैं अब नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पता है ये चीज़ें ये, और फिर वो क्या चीज़ पैदा की है वो सबको पता है। तो हमारी कौम को शर्म से एक शर्मिंदगी का बाइस से इस तरह के लीडर हमारे मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं। अगर बिलावल कोशिश कर रहा है और जो एंटी पाकिस्तान ताकतें हैं वो उसको लाने की कोशिश कर रही हैं, तो अगर ये बिलावल भुट्टो जैसे जो ना मर्द है ना औरत है, अगर ऐसे लोग सियासत में आएंगे और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएंगे, तो मैं तो उसके बाद पाकिस्तान का चैप्टर क्लोज कर दूंगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई गर्ज नहीं है। मैं इस मुल्क में अपने बच्चों के साथ 32 साल से रह रहा हूँ। मुझे अफसोस बहुत है, मुझे अफसोस ये है कि हमारे बाप दादा ने अपनी जायदादें छोड़ दी, अपनी सकाफत छोड़ दी, हर चीज छोड़ दी इन लोगों के लिए, इन लुटेरों के लिए, इन जाहिलों के लिए, इन लोगों के लिए जो डकैतों को, मुल्क की दौलत लूटने वालों को अपना लीडर समझते हैं। कौन लीडर है इस वक्त पाकिस्तान का? और ये जमातें जो इस्लाम नहीं दे सकी आज तक उन लोगों को, क्यों इनकी 4-5% से सीटें इनको वोट नहीं मिलते? इन्होंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ पैसे कमाए। आज पाकिस्तान का मौलवी पजेरों में घूमता है, पीछे आगे 3 गाड़ियां, पीछे 2 गाड़ियां। कहां से क्या दौलत है इनकी? कहां से पैसा आ रहा है इनके पास? तो ये एक लंबी बहस है। बहरहाल
जो पाकिस्तान रह गया है, मेरा ये कंक्लूजन है कि इस रहे सहे पाकिस्तान में जो गैर जमहूरी और गैर मुनसिफाना अमल चला है पिछले 50 साल में, वो एक बोसीदा निज़ाम है, एक फ्रॉड है। ये 73 का आइन एक फ्रॉड है, ये याद कर ले। और इसको क्यों चेंज नहीं किया जा सकता? कहते हैं जी कि 73 का आइन चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? अरे भाई, वो चेंज इसलिए नहीं किया सकता कि वो फ्रॉड के नतीजे में बना है और जो लोग चला रहे हैं मुल्क वो फ्रॉडिया हैं। तो इमरान खान साहब, आप एक समझदार पढ़े लिखे आदमी हो, मुहब्बे वतन, बातें बहुत करते हो आप। शुरू के 5 मिनट तो आपका जैसे वो मौलवी अपना जुमे की नमाज में खुतबा देता है वो सुनाते हो आप, बार बार रियासत मदीना, फिर कभी आप चाइना की मिसाल देते हो, चाइना में तो रियासत मदीना नहीं है, फिर कभी आप किसी और की मिसाल देते हो। वो भाई सीधी सीधी पाकिस्तान की तारीख है, उस पर जाओ, वहां से शुरू करो और खुल के बात करो। आप खत्म करो इन अदालतों को, खत्म करो इस निज़ाम को। हमें स्क्रैच से निज़ाम नया लाना होगा। आप बातें करते हो इस्लामी निज़ाम के, लोग आप पे एतमाद भी करते हैं। हमारे जैसे लोगों ने कहा सिर्फ आप में नजर आएगा ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, ये उन फ्रॉडियों में से नहीं है जिनकी 50 साल की 60 साल की हिस्ट्री है तो उसको सपोर्ट किया जाए। आज आप कहाँ से चिंत के रहे? लोग कहते हैं, और मैं बात छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए, इस पर आप गौर कीजिएगा। लोग छोड़ के जाते हैं कि जी वो इमरान खान जो है पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो है बुज़दार, उसको क्यों नहीं हटा रहा? क्यों उसकी ना कोई प्रोग्रेस है, ना शख्सियत है, ना कुछ है। तो मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूँ, तहकीक करना आपकी बात है। असल में इमरान खान बुज़दार को नहीं हटा रहा, बुज़दार जो है इमरान खान को नहीं हटा रहा। बात यह है, ये मैंने इशारा दिया है आपको, क्योंकि अगर बुज़दार गया तो इमरान के सियासी मामला तो ख़राब हो ही जाएंगे, निजी मामला भी ख़राब हो जाएंगे और बहुत सारी बातें हैं। तो ये क्या है, ये लोग ये हिस्ट्री शीटर लोग हैं, क्या इनकी तारीख है? अफसोस मुझे होता है, इमरान खान एक डिफरेंट आदमी था, सही बात करता था, सही आदमी था, किन के चक्करों में पड़ गया? क्योंकि ये एक कमर्शियल, जिसे कहते हैं एक सियासत के नाम पे ये एक फ्रॉडिया है, प्रोफेशनल फ्रॉडिया है। मैं लफ्ज ढूंढ रहा था, ये प्रोफेशनल फ्रॉडियों के हाथ में है, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो इससे जान छुड़ाएं अगर पाकिस्तान को बचाना है और लोगों की उम्मीदें आपके साथ हैं। तो मैं इमरान खान से अपील करता हूं कि भाई खुदा के वास्ते आप छोड़ें इन बातों को। लोगों को सुकून चाहिए, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस चाहिए हमें। पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस जब ही होगी जब ये निज़ाम ख़त्म होगा। ये 73 का निज़ाम का ढोकोसला, उसके बाद 18वीं तरमीम फरारी, ये फ्रॉडी जरदारी जैसे जो पाकिस्तान के जिनके बाप दादा गालियाँ देते थे, इनको आप इनको लपेटें। आर्मी को चाहिए, खुदा के वास्ते अल्लाह ताला ने बहुत आपको नियामतों से नवाजा है। पाकिस्तान में जितना बजट पाकिस्तान की आर्मी का है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। आप अय्याशियाँ करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक और बात मैं कहता जाऊँ, पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ी कारोबारी ताकत है कोई, तो ये शरीफ बरादरान या कोई और जो ख़ानदान है वो नहीं है, आर्मी है। सबसे ज़्यादा कारोबार इनके हैं दुनिया में। रियल इस्टेट के भी कारोबार इनके सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, और दूसरी चीज़ों के भी कारोबार इनके साथ इनके हैं। तो आपको तो अय्याशी मिली हुई है, तो भाई उसी को देखते हुए अपने मुल्क को संभाल लो। इनसे आप खुदा के वास्ते, वरना पाकिस्तान की आवाम तो महकूम है, गुलाम है, इनके गुलाम है। कल कोई और मुल्क कब्जा करेगा तो चाइना के गुलाम बन जाएंगे। ये होगा पाकिस्तान का, अल्लाह ना करे। लेकिन हम क्या करें? हम तो यहाँ बैठे हुए ये अपना हिस्सा डालते हैं कि शायद मेरी बातों से कुछ लोगों के कान खड़े हों, मेरे मैसेज को आगे फैलाएं। तो जो मैंने मैसेज दिया है आज, वो उम्मीद है कि आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप वायरल करें। फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफिज़।